रात के बीच में मेरी नींद खुली, वो भी वॉशरूम जाने के लिए, कि तभी अचानक से एक सफेद सांप ने मुझे सीधा मेरे छोटे भाई पर काट लिया। दर्द इतना तेज था कि मैंने सीधा किचन से एक चाकू उठा लिया। मैं उस सांप को बस टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, लेकिन फिर वो सांप एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल गया और उसने मुझसे बात की। मैं अपनी ड्रैगन एसेंशन के दौरान एक विलन से इंजर्ड हो गई हूँ, मुझे हील करने में मदद करो, इसके बदले मैं बड़ी होके तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। क्योंकि जो ही मैंने तुम्हारे छोटे भाई को काटा तो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी लड़की तुमसे पटने नहीं वाली, हमेशा के लिए सिंगल रहने से अच्छा तुम मेरी मदद करो और बिना कंडीशन के हम इस बात को इग्नोर कर लेंगे कि जितना तुम्हारा साइज है उससे तुम घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। वो इतनी नाजुक और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बिना सोचे समझे मैंने हाँ कर दिया। हालांकि उसकी बातें बहुत कठोर और बहुत ज्यादा कड़वी हैं, लेकिन खैर सच हमेशा कड़वा ही होता है। बाद में मैंने उसे अपनी पॉकेट में छुपा लिया और चुपके से अपने घर ले गया। सुबह होते ही गांव का चीफ और काफी सारे लोग हमारे घर आ गए। उन्होंने दादाजी से पूछा कि क्या उन्होंने कोई सफेद सांप देखा है। कह रहे थे कि वो एक भागी ड्रैगन है जो सबको मार सकती है। मैं डर के मारे दरवाजे के पीछे चुप कर सुन रहा था, क्योंकि इस गांव का एक रूल है कि अगर तुम अपने मुखिया की बातों को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नीचे का जो हथियार है तो वो काट दिया जाएगा। इसलिए मैंने उस सांप और अपने नीचे हथियार को कस के पकड़ लिया, क्योंकि मैं दोनों को नहीं खोना चाहता। उन लोगों के हमारे घर पर होने से मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हुई कि मैंने अपने फ्यूचर की बीवी को अपने पैंट के अंदर ही डाल दिया। तभी उन लोगों की बातें खत्म हुई और दादाजी उन सबको मेरे कमरे में ले आए और पूछा क्या मैंने कोई सांप देखा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठंडी और चिकनी स्केल्स मेरे जिस्म से चिपकी हुई थी। अगर दादाजी को वो मिल जाती तो शायद वो मुझे तुरंत मार देते, लेकिन किस्मत से उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया और सभी लोग वापस चले गए। मैं दरवाजे के पास थक कर बैठ गया। मेरी टांगे बहुत ज्यादा कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा चलो शुक्र है वो लोग चले गए, क्योंकि मुझे अपनी होने वाली बीवी को इन लोगों के हवाले नहीं करना, क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत कुछ देख लिया है। उसके बावजूद भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है। तो चलो एक तीर से दो निशाने, छोटा हथियार भी बच गया और बीवी भी बच गई जो कि आगे जाकर मुझसे शादी करेगी। बाद में मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो लोग चले गए हैं, तुम बाहर आ सकती हो। मेरा बस इतना कहना ही था कि एक बर्फ जैसी सफेद सांप मेरी पैंट के नीचे से फिसल कर बाहर आया। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि मेरा छोटा हथियार इतना बड़ा कैसे हो गया, लेकिन वो एक झूठा सच था जो कि मैं हेलुसिनेशन के थ्रू देख रहा था। खैर जब मैंने अपनी बीवी की मोती जैसे चमकती हुई स्केल्स पर नजर डाली तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और उसकी आंखें वो बिल्कुल हरे रंग की मोती जिसको एमरल्ड कहते हैं उस जैसे चमक रही थी और मुझे उससे घूर रही थी कि तभी अचानक से एक गहरी सफेद धुंध उसके पतले से जिस्म को घेर लेती है। जब धुंध हटी तो वही कल रात वाली खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसने एक सिंपल सेफ स्किल की ड्रेस पहनी थी जो इतनी फाइन थी कि जैसे उसमें कोई अलग ही रोशनी चमक रही हो। उसका चेहरा पीका था, लगभग ट्रांसपेरेंट, मैं उसके आर पार देख सकता था और उसकी खूबसूरत आंखों में थकान साफ साफ दिख रही थी। वो कमजोर लग रही थी, हल्का सा झुक कर टेबल का सहारा लिए खड़ी थी, दर्द से खांस भी रही थी। जिसके बाद उसने मुझे शर्मिंदगी भरी नजरों से देखा और मुझसे रिक्वेस्ट किया, पहले मदद करने के लिए शुक्रिया। उसकी बातों को सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। गांव के चीफ की बात कि वो एक भागी ड्रैगन है और उसका मुझसे बीवी बनने का वादा और वो ठंडी स्केल की एहसास सब का सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। घबराकर मैंने अपनी बीवी से पूछ लिया, तुम क्या हो। हालांकि पहले तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, वो भी मेरे छोटे साइज के हथियार को देखने के बाद में मुझे एक बीवी बनने का ऑफर तुमने दिया, लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त उलझा हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या हो, क्योंकि मुखिया कह रहा था कि तुम एक भागी ड्रैगन हो और तुम सबको मार दोगी। जैसे ही मैंने ये पूछा उसकी चेहरे की जो शर्मिंदगी थी वो तुरंत से गायब हो गई। उसकी एम्बर आंखें गहरी हो गई। उसमें ऐसे जज्बात थे जो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने फील किया गुस्सा, दर्द और एक ठंडी सी सर्दी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ मुड़कर गांव की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, उन्हें मेरे बारे में क्या पता। ये चार शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन इन्होंने मुझे अंदर तक हिला दिया, यहाँ तक कि मेरा जो छोटा हथियार था तो रोंगटे खड़े होने की वजह से वो और भी ज्यादा छोटा हो गया। मेरा नाम गूडन है, मैं 13 साल का हूँ। मैं स्वेलोन गाँव में पैदा हुआ और वही बड़ा हुआ हूँ। हमारा गाँव पहाड़ों के बीच में बसा है और उसके बिल्कुल पीछे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन खड़ा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम सिर्फ कुछ छोटे से खेतों भर गुजारा करते आए हैं। गरीब है लेकिन जिंदगी शांत थी। मेरे माँ बाप जब मैं छोटा था तब काम ढूंढने चले गए, इसलिए मैं अपने दादाजी के साथ रहता हूँ। दादाजी गांव के सबसे इज्जतदार आदमी हैं, क्योंकि उन्हें टेंट्रा, मंत्रा और ओकल्ट का काफी ज्ञान है। शादी हो,
अंतिम संस्कार हो या किसी पर भूत प्रेत का साया हो, सब उनके पास मदद के लिए आते हैं। बचपन से उनका सबसे बड़ा रूल था ब्लैक ड्रैगन माउंटेन से दूर रहना और कभी भी सांपों को हाथ ना लगाना, खास करके सफेद सांप को। वो कहते थे कि ये बदनसीबी का संकेत होती हैं, जिनको तुरंत से ही मार देना चाहिए। मुझे पहले में लगता था कि वो बस मुझे डरा रहे हैं, लेकिन आज सुबह जब मुखिया सारे ताकतवर आदमियों को लेकर हमारे घर आया, उसने बिल्कुल वही बात कही जिसके बारे में दादाजी हमेशा वार्न करते थे। एक भागी ड्रैगन जो फेल हो गई थी, पहाड़ से भाग निकली है और वो एक ऐसा श्राप लेकर आई है जो 3 दिन में हम सबको मिटा देगा। दरवाजे के पीछे चुप कर सुनते हुए मुझे लगा जैसे मेरी रूह ही निकल रही हो। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि जिसको मैंने छुपाया है वो ही वो दरिंदा है जिसे सब मारना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी कमजोर लग रही थी कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगती थी जो पूरे गांव को खत्म कर सके। जब मैं उससे चाकू लेकर भाग रहा था तब भी उसने कोई विरोध नहीं किया, और जब दादाजी घर तलाश रहे थे तब तो वो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। अगर वो सच में एक भागी ड्रैगन होती तो क्या इतनी बेचारी होती। जब मैं इन्हीं सोच में डूबा हुआ था तभी उसे अचानक जोर जोर से खांसी आने लगी। उसका जिस्म हिलने लगा और फिर उसने जमीन पर खून उगल दिया, लेकिन वो खून लाल नहीं था, उसमें सुनहरी चमक थी। वो ईंटों के फ्लोर पर गिरते ही सिजल करने लगा और सख्त जमीन में छोटा सा गड्ढा बना दिया। मैं शौक में पीछे हट गया और पूछा, तुम ठीक हो? वो मेरे सहारे टिक गई और ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी इमोशंस का मिक्स था। अपनी ड्रैगन एसेंशियन के पीक पर किसी ने मेरे ड्रैगन कोर की एक सोल सप्रेसिंग नेल से छेड़ दिया। अगर मैं अपनी आखिरी सांस लेकर वहाँ से नहीं भागती तो मेरी रूह वही टूट जाती। मैं पूछने लगा, सोल सप्रेसिंग नेल ये किसने किया तुम्हारे साथ? मैंने ये जल्दी से उससे पूछा। उसने सिर हिला दिया। उसकी एम्बर आंखों में एक पल के लिए सख्त रूथलेसनेस चमकी और मुझे जवाब में कहा, मुझे नहीं पता। वो मास्क पहने हुए थे लेकिन उसमें स्वेलोंग गांव की खुशबू थी और एक टाउन गार्डियन का ब्लड लाइन। जब मैंने टाउन गार्डियन का शब्द सुना तो मैं इन लफ्ज को बहुत अच्छे से जानता था। बचपन में मुझे दादाजी के पुराने संदूक में एक पुरानी ब्रोंज की प्लेट मिली थी जिसमें ये लफ्ज लिखे हुए थे। जब मैंने दादाजी से उनके बारे में पूछा था तो वो बहुत गुस्सा हो गए और मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा, हत्ता कि दादाजी ने मुझे उसके बारे में मारा भी। उन्होंने उसी संदूक को सबसे गहरे हिस्से में छुपा दिया और मुझे मना किया कि मुझे कभी भी इस संदूक को नहीं छूना चाहिए, वरना अंजाम नेक्स्ट टाइम बहुत बुरा होगा। मेरे दिमाग में कुछ सवाल आने लगे, क्या सच में दादाजी ने ही इस पर हमला किया था? ये सोचकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने खुद को तसल्ली देकर कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दादाजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव की मदद करते हुए गुजारी है। वो किसी को नुकसान क्यों ही पहुंचाएंगे? और ये सोल सप्रेसिंग नेल वाली बात भी बिल्कुल पागलपन लग रही थी, लेकिन जिस अंदाज में मेरी होने वाली बीवी ने मुझसे कहा तो उसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। मतलब कि ये बात बिल्कुल सच है। मेरा दिल तेज धड़क रहा था कि तभी अचानक से मुझे आंगन से दादाजी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैंने उसे तुरंत दूर धकेल दिया और बोला, धत्तेरी की, दादाजी आ गए, जल्दी से चुप जाओ जाने मन। लेकिन उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे बहुत ज्यादा शॉक कर दिया। मेरी होने वाली बीवी ने मुझसे कहा, वो भी बहुत धीमी आवाज से, छिपने की जरूरत नहीं है, उन्हें पहले से ही पता है कि मैं यहाँ हूँ। मैंने उससे हैरानियत से पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं लगभग इस बात को सुनते ही रो पड़ने वाला था और मैंने अपनी होने वाली बीवी से कहा, अगर उन्होंने तुम्हें पहले से ही देख लिया होता तो मैं अभी तक जिंदा नहीं होता। तभी दरवाजा धीरे से खुल गया। दादाजी दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में अपनी पाइप लिए हुए, जो अभी भी सुबह की नमी से गीली थी। उनका झुर्रियों भरा चेहरा काला पड़ गया था जैसे कि कोयला हो। उनकी धुंधली आंखें कमरे में घूमती हुई सीधा मेरे पीछे खड़ी लड़की पर जा टिक गई। उन्होंने अपनी पाइप को इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई और लड़की चीखने लगी। मेरा दिल गले तक आ गया था। मैंने कभी दादाजी को इतना डरावना नहीं देखा था। वह बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो किसी को मारने के लिए तैयार हों। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। हर सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। मैं उसके सामने खड़ा था, जोर जोर से कांप रहा था, लेकिन एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जैसे ही मुझे लगा कि अब वो अपनी पीच वुड तलवार निकाल कर वार करेंगे, अचानक उन्होंने नजर हटा ली। उन्होंने गहरी थकी हुई सांस छोड़ी और वो भी ऐसी सांस जैसे जिंदगी भर का बोझ उन पर टूट पड़ा हो। और उन्होंने मुझसे कहा, गुडन। उन्होंने ये भारी आवाज
आवाज में कहा, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये तुम क्या घर लेकर आ गए हो? इसको मैं तुम्हारी ब्रेवरी समझूं या फिर बेवकूफी? क्योंकि किस मुसीबत में तुमने खुद को डाल दिया है। मैंने मुश्किल से अपना थूक निगला, मेरी आवाज कांप रही थी और मैंने दादाजी से कहा, दादाजी वो बुरी नहीं है, वो जख्मी है। दादाजी गुस्से में बोल पड़े, तुम्हें जरा भी पता नहीं है कि ये क्या है? और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक स्पिरिट स्नेक है जो ड्रैगन एसेंशन की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें पता भी है कि स्वेलोंग गांव क्या है? और फिर मुझे अपने गांव के बारे में पता चला कि ये एक ड्रैगन लॉकिंग अरे का आंक है। कोई ड्रैगन भी यहाँ सीधा इंटर नहीं कर सकता। जैसे ही ये यहाँ आई, सील कमजोर होने लगी। अगर ये टूट गया तो आसपास के सारे लोग उसके साथ जिंदा दफन हो जाएंगे। मैं जम गया और धीरे से मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा। वो मेरे पीछे से बाहर आई और सीधा दादाजी की आंखों में देखने लगी, वो भी बिना किसी डर के। शिनसुई 12th जनरेशन गार्डियन, लड़के से झूठ बोलना बंद करो। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि ये अरे असल में क्या बंद करके रखा है और मैं इसे तोड़ने नहीं आई, मैं इसको मजबूत करने आई हूँ। लेकिन तुमने पूरी जिंदगी इस जगह की हिफाजत की और तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि कोई इसकी बुनियाद के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये सुनते ही दादाजी के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उन्होंने उसे घूर कर देखा और कहने लगे, तुमने क्या कहा? वो एकदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसने कहा, मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर ड्रैगन कॉर्प्स के पास असेंड कर रही थी, तभी किसी ने मेरे कोर को छेड़ दिया और उस आदमी में गार्डियन का खून था। चिन परिवार ही आखिरी गार्डियन ब्लड लाइन है। तो बताओ तुम्हारे अलावा और कौन है जिसके पास ये खून हो सकता है? दादाजी लड़खड़ा गए और उनकी पाइप हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वो उस लड़के को घूरते रहे, उनके चेहरे पर इमोशंस का तूफान था। काफी देर की खामोशी के बाद वो धीरे से बोले, ये नामुमकिन है। टाउन गार्डियन का ब्लड लाइन हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही लड़के को मिलता है। मेरे पिता के पास सिर्फ मैं था और मेरे पास गूडन का बाप था और गूडन के बाप के पास सिर्फ गूडन है। हम तीन के अलावा किसी और के पास चून ब्लड लाइन नहीं हो सकता। लड़की ने अचानक से पूछा और गूडन के पिता, जैसे ही उसने ये पूछा, दादाजी का चेहरा तुरंत बदल गया, जैसे किसी ने उनके पुराने जख्म झेड़ दिए हों। उन्होंने जोर से हाथ टेबल पर पटका और गुस्से में वो कहने लगे, उस नालायक का नाम लेने की हिम्मत मत करना। और ये सुनते ही मेरा दिल डूब गया, क्योंकि मेरे पिता, उनकी यादें मेरे लिए धुंधली सी हैं। जब मैं 5 साल का था, वो और मेरी माँ गांव छोड़कर काम ढूंढने गए थे। पहले वो पैसे भी भेजते थे, हर साल कॉल भी करते थे, मगर धीरे धीरे सब खत्म हो गया और 3 साल पहले तो वो पूरी तरह गायब हो गए। मैं कई बार दादाजी से पूछ चुका था कि वो कहाँ हैं और कहाँ गए हैं, लेकिन हर बार वो गुस्सा हो जाते। क्या उनके साथ कुछ हो गया था? यही मेरे जहन में था। मैंने संभालते हुए दादाजी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, दादाजी मेरे पिता कहाँ हैं? दादाजी ने मुझे घूर कर देखा, उनकी होठों में हल्का सा कांपन था। काफी देर की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और हाथ हिला दिया। मत पूछ, वो मर चुका है। ये सुनकर मैं जम गया, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। मेरे पास उनकी ज्यादा यादें तो नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा ये मानता था कि वो कहीं दूर काम कर रहे हैं और एक दिन वो वापस जरूर आएंगे। लेकिन अब दादाजी कह रहे थे कि वो तो मर चुके हैं। मैंने भारी आवाज में दादाजी से पूछा, कैसे? तो दादाजी रिस्पॉन्स में कहते हैं कि 3 साल पहले वो चुपके से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पे घुस गए थे। उन्होंने ड्रैगन लॉकिंग अरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उसके बैकलैश से उनकी मौत हो गई। दादाजी की आवाज शांत थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था उस पहाड़ से दूर रहना। तुम्हारे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाई। मैं एकदम से सुन रह गया। मेरे पिता चुपके से पहाड़ पर गए, अरे के साथ छेड़छाड़ की और उसकी वजह से वो मर गए। क्या वो आदमी जिसने उस लड़की पर हमला किया मेरे पिता हो सकते हैं? लेकिन दादाजी ने तो कहा वो मर चुके हैं या फिर वो जिंदा हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक बाहर से अफरा तफरी की आवाजें आने लगी और पाशु भी घबराहट में आवाज कर रहे थे। किसी ने हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। ओल्ड मैन सुन, कुछ बहुत बुरा हो गया है। दादाजी और मेरी होने वाली बीवी दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। दादाजी ने तुरंत अपनी पाइप उठाई और धीमी लेकिन तेज आवाज में बोले, गूडन इसे छुपा दो।
चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, समझे? मैंने घबराहट में तुरंत से हाँ में सर हिला दिया और उसे खींचकर बेड के नीचे ले गया। वहाँ नीचे पुराना सामान भरा हुआ था, बस इतनी जगह थी कि हम दोनों घुस सके। और जो ही हम दोनों अंदर घुसे दादाजी बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया और सरप्राइजिंगली उन्होंने बाहर से ताला भी लगा दिया। हम दोनों उस तंग जगह में एक दूसरे के बिल्कुल आसपास सिमट कर बैठ गए। उसका ठंडा जिस्म मेरे पतले कपड़ों के पार से मेरे साथ लगा हुआ था और उससे पहाड़ों के ताजे पानी की हल्की सी खुशबू आ रही थी जो थोड़े से खून की स्मेल के साथ मिली हुई थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं बेड के फ्रेम पर कान लगाकर बाहर का शोर सुनने लगा। दादाजी जो के बाहर थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? तो वो लोग दादाजी से कहने लगे, ओल्ड मैन शुन, वो ओल्ड वोंग का घर है। एक आदमी की कांपती हुई आवाज आई, उसके सारे मुर्गे मर गए, उनका खून निकाल लिया गया है। हर गार्डन पर 2 छोटे सुराख हैं, बिल्कुल सांप के काटने जैसे। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत लड़की की तरफ देखा, उसकी भावनाएं सिकुड़ गई थी। उसकी एम्बर आंखों में गहरा टेंशन था। उसने धीरे से सर हिलाकर होंठों से कहा, मैंने नहीं किया। बाहर आवाजें और तेज हो गई। गाँव वालों की घबराहट भरी चीखें एक साथ गूंजने लगी। सिर्फ ओल्ड वोंग नहीं बल्कि ओल्ड ली की गाय भी मर गई, उसका खून भी निकाल लिया गया, उनके पेट में छेद है और कुएं का पानी भी खराब हो गया है। सुबह पानी लेने गया था, सब गंदा हो चुका है, बदबू आ रही है। ये जरूर वो भागी ड्रैगन है। मुखिया सही था, ये दरिंदा हम सबको मारने आया है। भीड़ भड़क उठी, सब लोग चीखने लगे, सफेद सांप को मार दो। ये सुनकर मेरा जो दिल था तो वो गले तक आ गया था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे और ऊपर से जगह इतनी छोटी थी कि हम दोनों बिल्कुल चिपक कर बैठे थे। उसी पल मुझे महसूस हुआ उसका जिस्म टेंस हो गया है, उसकी सांसें तेज और हल्की हो रही हैं। वो मेरे कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसी बोली, नहीं, सील कमजोर हो रहा है, ब्लैक ड्रैगन की बुरी ऊर्जा लीक हो रही है। उससे पूछने से पहले ही मुखिया की गरजती आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, जो कि मेरे दादाजी से बोला, ओल्ड मैन शुन, तुमने सुना? वो दरिंदा सभी जानवरों को मार रहा है। सच बताओ, क्या वो सांप तुम्हारे घर में है? अगर है, हमें दे दो ताकि हम उसे मारकर गांव को बचा सके। और अगर तुम उसे हमारे हवाले नहीं करोगे और तुम इसी तरह ही उसे अपने पास रखकर बचाते रहोगे तो तुम सबको मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर रहे हो। यह सुनकर दादाजी एकदम से गरज उठे। उन्होंने चीफ से कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गाँव की हिफाजत करता आया हूँ, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता और मैं आखिर उसे क्यों पाऊंगा जो कि मेरे गांव को नुकसान पहुंचाए। यहाँ कोई सफेद सांप नहीं है, बेकार में मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। चीफ ने ताना मारकर पूछा, सच में? और चीफ कहने लगे, जब हमने पहले तलाशी ली तुमने अपने पोते के कमरे में कितनी देर बिताई, कहीं तुमने तो उसे छुपाया नहीं? दादाजी जवाब में कहते हैं, पागल मत बनो चून, क्या किसी जानवर की जिंदगी पूरे गाँव के लोगों की जिंदगी के बराबर है? ये मैंने कहा। दादाजी की आवाज पक्की थी, वो कह रहे थे, यहाँ कुछ नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो फिर से तलाशी लो, लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ, अगर कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मेरी फैमिली और मेरे पोते से फॉर्मल माफी मांगनी होगी। बाहर की आवाज सुनने के बाद बेड के नीचे खामोश हो गए हम। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ का हाथ पकड़ा। पकड़ते वक्त उसका हाथ बहुत ठंडा था लेकिन मजबूत। वो पीछे से मेरा हाथ दबाकर मेरे नकल्स को हल्की सी टैप दे रही थी, जैसे मुझे तसल्ली देना चाहती हो। काफी देर के बाद चीफ की आवाज फिर गूंज उठी, इस बार एक खतरनाक दर्द और श्योरिटी के साथ। वो बोला, ठीक है ओल्ड मैन शुन, हम तुम पर आखिरी बार भरोसा करेंगे, लेकिन याद रखना अगर कुछ और हुआ, चाहे वो सफेद सांप तुम्हारे घर में हो या ना हो, हम तुम्हारी फैमिली को जिम्मेदार ठहराएंगे। तुम गार्डियन हो, अगर तुम इस बुरी ऊर्जा को रोक नहीं पाए तो तुम अपनी जान से इसका भुगतान करोगे। ये कहते हुए भीड़ गुस्सा जताते हुए चली गई। हमने आखिरकार सांस ली और धीरे से बेड के नीचे से बाहर निकले। मेरा पूरा बदन पसीने से भरा था, मेरे पैर इतने कमजोर थे कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं बेड पर बैठकर कांपते हुए पूछा, आखिर ये ब्लैक जे क्या है, ये सील क्या है, सब कुछ मुझे बताओ। वो खिड़की की तरफ चली गई, गांव की तरफ देखा और काफी देर चुप रही। फिर मेरी होने वाली बीवी धीरे धीरे से बोलना शुरू किया। उसने मुझे शुलोंग गांव की एक कहानी सुनाई तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। हमारा गांव सिर्फ पहाड़ों का एक आम गांव नहीं था, ये एक ड्रैगन लॉकिंग अरे का आंक था जो 1000 साल पहले एक शक्तिशाली मास्टर ने बनाया था। ये अरे एक 3000 साल पुराने ब्लैक गुवो को बंद करता था।
एक निर्मम जानवर जो कि एक बार 1000 लोगों को स्लॉटर कर चुका था, एक महान सेज जो रास्ते में था, लोगों को दुख में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने ड्रैगन लॉकिंग अरे बनाया। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के नीचे ड्रैगन पूल में ब्लैक गुओ को बंद कर दिया। उसने टाउन गार्डियंस की एक लाइन छोड़ी जो कि सील की हिफाजत करते और जानवर के भागने को रोकता। उसका नाम बुशी था। वो कोई रेबल ड्रैगन नहीं थी, वो खुद अरे की स्पिरिट वेन थी। अरे को काम करने के लिए स्पिरिट वेन की ऊर्जा की जरूरत होती है। हर सदी में उसे असेंड करना पड़ता था ताकि अरे मजबूत रहे। हर एसेंशन सील में नई ऊर्जा भरता। इस साल का साइकिल खत्म हो रहा था। वो ड्रैगन पूल में असेंड कर रही थी, तभी एक इंट्रूडर अचानक घुस गया। उसने ब्लैक जाओ खून से कोटेड सोल सरप्रेसिंग नेल का इस्तेमाल करके उसे ड्रैगन कोर को छेड़ दिया और पूरा प्रोसेस तोड़ दिया। वो अपनी आखिरी शक्ति के साथ पूल से भाग गई, जंगल से होकर गांव तक आई और तभी उसकी मुलाकात मुझसे हुई। नेल का जहर उसे अंदर से खाता जा रहा था। उसकी 90% ऊर्जा खत्म हो गई थी। मेरी बीवी जिस तरह उसने बताया उसका नाम बुशी है, उसने मुझे एम्बर आंखों से देखा। सिर्फ एक गार्डियन का खून इस बुरी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है और मेरे कोर को ताकत दे सकता है। मैंने तुम्हें नहीं काटा ताकि तुम्हें चोट पहुंचाऊं, मैंने तुम्हें काटा ताकि एक ब्लड पैक बन सके, तुम्हारी लिनिएज का इस्तेमाल करके मेरी जान को बचाया जा सके। मैंने पूछा ब्लड पैक का मतलब क्या है? अभी दादाजी ने कहा अगर तुम मर जाओ मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, उसने सर हिलाकर जवाब दिया, सच्चाई छुपाए बिना। एक बार बंधे जाने के बाद हमारी जिंदगियां एक हो जाती हैं। हम साथ जीते हैं और साथ मरते हैं। अगर मेरा कोर टूट गया तुम्हारी रूह भी गायब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं असेंड करके सील को ठीक कर दूं तो मैं पैट को तोड़ सकती हूँ और तुम्हें लंबी जिंदगी दे सकती हूँ। मैं अपना वादा निभाऊंगी और जब तुम बड़े हो जाओ और जैसे मैंने तुमसे वादा किया था, चाहे तुम्हारी तलवार कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मेरी फ्यूचर बीवी की गाल लाल हो गए वो भी ये कहते हुए। अब मैं ये सोच रहा था ये मेरे छोटे तलवार की वजह से है या फिर ये शर्मा रही है, मगर खैर मेरा दिल फिर से एक पल के लिए रुक गया। मेरा चेहरा गर्म हो गया और मैंने तुरंत नजर छुपा ली। उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं हुई, मगर फिर मैंने पूछा कि आखिर तुम पर हमला किसने किया? तुमने कहा उसके पास गार्डियन का खून था, लेकिन दादाजी कहते हैं कि सिर्फ उनके पास खून है और मेरे पास। अब मैंने भी ये नहीं किया और ना ही दादाजी ने। तो कंफ्यूज होकर मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ से पूछा तो आखिर किसने किया? तो फिर आखिर कौन है वो? बुशी ने भवला कर सर हिला दिया। मैं सिर्फ गार्डियन के खून और जियाओं की बदबू महसूस कर सकती हूँ और ये दोनों ही मैं कर पाई। उसने मास्क पहना था, लेकिन मुझे पता है कि वो इस गांव में है। ये वही आदमी है जो जानवरों को मार रहा है और कुएं का पानी जहरीला कर रहा है। वो भीड़ को भड़का रहा है ताकि मुझे बाहर निकाले, ताकि मुझे वो मजबूर करे। मेरे रोने वाले रोंगटे खड़े हो गए। ये धोखेबाज हमारे बीच छुपा हुआ था, शायद कोई जो मैं जानता था। वो मेरी बीवी को फ्रेम कर रहा था, गांव को उसके खिलाफ भड़का रहा था ताकि लोग उसको मार दे। लेकिन क्यों? उसका गोल क्या था? अगर वो मर गई अरे फेल हो जाएगा, जिसके बाद सील टूट जाएगा और ब्लैक गू रिलीज हो जाएगा। और आखिर कौन ही चाह सकता है कि आखिर वो दरिंदा आजाद हो। जैसे ही मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, दरवाजा खुला। दादाजी अंदर आए। एक ही सुबह में उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई जैसी लग रही थी। उनके बाल टेंशन के कारण और भी ज्यादा सफेद हो गए थे। वो टेबल पर बैठ गए और रेस्ट करते हुए बोले, वो सच है, किसी ने अरे के साथ छेड़छाड़ की है, किसी ने हमारे खून का इस्तेमाल किया है। बुशी ने सिर हिलाया। सोल सरप्रेसिंग नेल पर जो निशान है वो झूठ नहीं बोलता, उसमें गार्डियन की पहचान है। चिंशुई, तुमने पूरी जिंदगी इस जगह की हिफाजत की है, क्या तुम ये बिल्कुल भी नहीं देख पाए कि फाउंडेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है? दादाजी ने झपकी ली और हमसे कहा, मुझे 3 साल पहले पता चल गया था। मैंने एनर्जी के शिफ्ट होने को महसूस किया। पहाड़ से बुराई बढ़ रही थी। मैंने 3 साल तक अरे को हर एंगल और हर इंच से चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा कि ये सिर्फ सेंचुरी लॉन्ग सील का नेचुरल वीकनिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई धोखेबाज होगा, और तुमने कभी नहीं सोचा कि गांव में कोई और तुम्हारा खून का होल्डर हो सकता है। दादाजी ने रिस्पॉन्स में सर हिलाकर मना किया। नामुमकिन है, ब्लड लाइन एक ही धागा है, हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। तो आपने कभी ये सोचा कि चीनीमो शायद जिंदा हो सकता है? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन शब्द बॉम्ब जैसे लगे। दादाजी का चेहरा तुरंत गहरी लाल और गुस्से से भर गया। उसने टेबल पर हाथ ठोक दिया और खड़ा हो गया। हाथ कांप रहे थे जब उसने उसकी तरफ इशारा किया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने उसके शरीर को अपनी आंखों से देखा। उसकी हड्डी टूट चुकी थी, इरेज्ड ब्लैकलैश से। वो कैसे जिंदा हो सकता है? बुशी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सच्चाई खोजते
खींचती हुई और फिर बोली, चुई तुमने पूरी जिंदगी इस जगह की हिफाजत की है, तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है कि जाओस की एनर्जी इल्यूजन्स बना सकती है और चेहरे की नकल कर सकती है। तुम्हें पक्का यकीन है कि जो आदमी तुमने उस वक्त देखा वो सच में चोनिमो था। दादाजी का जिस्म झूल गया, होंठ कांप रहे थे। पहली बार उसका पक्का विश्वास हिल गया। मैं वहाँ बैठा था, दिमाग एक उलझन का जाल था और यही सोच रहा था कि क्या हो सकता था। क्या पिता सच में जिंदा हो सकते हैं? अगर हाँ तो वो कहाँ थे? पहाड़ से कौन सा शरीर निकाला गया था? क्या वही उसको धोखा देने वाला था? तभी बाहर से एक खून ठंडा कर देने वाली चीख गूंजी, जो कि पहले से तेज और ज्यादा घबराहट बढ़ी, आंसुओं से भरी। कोई मर गया है। ओल्ड मैंशन जल्दी आओ, लैन मर गया। ये डरावना है। मेरा दिल टाइट हो गया। लैन हमारे गांव का बैचलर था, थोड़ा सुस्त था लेकिन दिल का अच्छा था और मुझे कभी कभी मिठाई देता था कि इससे खाने से उसके नीचे का तलवार बड़ा हो सकता है। तो आखिर इतना अच्छा इंसान वो कैसे मर सकता है? अब मुझे मिठाई कौन देगा? खैर, दादाजी का चेहरा मौत के रंग का हो गया। वो तुरंत खड़े होकर दरवाजे की तरफ भागे। मैं उनका पीछा करने लगा लेकिन बुशी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने सिर हिलाया, चेहरा गंभीर। मत जाओ, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो व्यक्ति बाहर है, बस हमारा सामना करने का इंतजार कर रहा है। मैंने रुककर खिड़की से बाहर देखा। कुछ ही देर में पूरा गांव एक शोर शराबे में डूब गया। चीख चिल और शराब मिलाकर एक भयंकर शोर बना रहे थे। गांव वाले शहर के किनारे की तरफ भाग रहे थे। चेहरे पर प्योर डर का मास्क था। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ सच में डरावना देखा हो। लगभग 1 घंटे का भयंकर सन्नाटा बीत गया। दादाजी वापस आए। जैसे ही दरवाजा खुला मैं सांस रोक कर गया। जब मैंने दादाजी का चेहरा देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे सफेद चादर हो। उनका जिस्म कांप रहा था और खून की स्मेल आ रही थी। मैंने पूछा, दादाजी लुसान कैसे मरा? मैं तुरंत से उनका सहारा बनने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने मुझे ऐसा देखा जैसे कभी पहले नहीं देखा था और खौफ से भरी हुई आंखों से, जो कि मैंने पहले दादाजी की आंखों में कभी भी नोटिस नहीं किए। उसका जिस्म काले स्केल से ढका हुआ था, बिल्कुल उन पीढ़ियों की तरह जो 50 साल पहले मर गए थे जब सील पहली बार ढीला हुआ था। 50 साल पहले? ये सुनकर मैंने बुशी की तरफ देखा। उसका चेहरा भी भयानक हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाज तनाव से भरी, मुझसे कहा, 50 साल पहले था। दादाजी ने सर हिलाया, आवाज सूखी रैस्प के साथ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, 50 साल पहले सील कमजोर हो गया था और गांव की बुरी एनर्जी बाहर निकल गई। 2 हफ्तों में 17 लोग मरे, सब वैसे ही दिखते थे। अंत में तुम्हारे पिता गुडन के दादा ने अपना खून दान दिया अरे को मजबूत करने के लिए और गांव को बचाया। दादाजी ने बुशी की तरफ देखा, आंखों में थोड़ी सी निराशा, और पूछने लगे, बुशी बताओ सील कितना खराब है? क्या काला ज्यो अभी तोड़ कर निकलने वाला है? बुशी लंबे समय तक चुप रही। जब नेल ने मेरा कोर छेड़ा, मैंने सील में एक दरार महसूस की। अगर मैं 3 दिन में अपनी एसेंशन कंप्लीट नहीं कर पाई और सील को मजबूत नहीं कर पाई तो काला जियाओ जरूर निकल के आएगा। जब ऐसा होगा सिर्फ सुलोंग गांव नहीं बल्कि हर जिंदा चीज मीलों तक मिटा दिया जाएगा और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैंने पहले दादाजी फिर बुशी की तरफ देखा। मेरा सिर घूम रहा था ये जिम्मेदारी समझ के। मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरे गांव की जिंदगी एक दिन मेरे कंधों पर होगी। लंबे समय बाद दादाजी ने बुशी की तरफ देखा। सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हमने कुछ जल्दी ही नहीं किया तो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो भी चाहिए मैं दूंगा। सिर्फ सील को मजबूत करो, गांव को बचाओ, मेरे पोते को बचाओ। बुशी ने दादाजी को देखा और सिर हिलाया। मुझे 3 चीजें चाहिए। पहली, एक टाउन गार्डियन का खून, गुडन का खून। मुझे उसके खून की जरूरत है ताकि नेल के ईवल को शुद्ध कर सकूं और अपने ड्रैगन कोर को रिपेयर कर सकूं। दूसरी, चिन परिवार का सेंट्रल गार्डियन टोकन। सिर्फ टोकन ही ड्रैगन पूल का अरे खोल सकता है ताकि मैं इंटर करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर सकूं। तीसरी, मुझे गांव वालों और गद्दार को रोकने में तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे 3 दिन चाहिए ताकि मैं अपनी ताकत वापस आकर असेंड कर सकूं। दादाजी ने एक पल भी नहीं सोचा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टोकन अभी दे सकता हूँ और गुडन का खून भी, जब तक उसे जान का खतरा ना हो। तुम जितना चाहो ले सकती हो। मैं गाँव वालों और मास्टरमाइंड का सामना करूंगा।
था, चाहे मेरी जान भी जाए ये सब चीजें मैं तुम्हें 3 दिन में दिलवा दूंगा। तभी मैंने चीखा, दादाजी। उन्होंने पलटकर मेरा सिर जेंटली तपतपाया। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, एक एंडलेस टेंडरनेस वाली, लेकिन एक फाइनलिटी भी थी जो मैं अभी समझ नहीं पाया। गुडन, तुम चुन परिवार के वंशज हो, 13 जनरेशन टाउन गार्डियन। एक गार्डियन सिर्फ लोहा या टंडी अरे को नहीं बचाता, हम लोग लोगों, परिवारों और हमारे घर को बचाते हैं। मैं यही बोझ तुम्हारे लिए उठा रहा था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। मेरी नाक में जलन हुई और आंसू आ गए। मैंने दांत कसकर सर हिलाया और बोला, मैं समझ गया दादाजी, मैं डर नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादाजी ने मुस्कुराया, अंदर के कमरे की तरफ गए और हमेशा जो रेड क्लॉथ में रखा हुआ ऑब्जेक्ट मुझे छूने से मना किया था वो निकाला। सबसे नीचे से उन्होंने एक वस्तु निकाली, रेड क्लॉथ में अपनी लिपटी हुई पीच वुड स्वॉर्ड, अंदर एक बड़ा मिरर और कई येलो तालिस्मान भी निकाले। उन्होंने रेड क्लॉथ खोला और एक हाथ जितना ब्रोंज प्लैक्यू दिखाई। वो रस्टी था और इंट्रिकेट पैटर्न से ढका हुआ। उसके बीच में कुछ वर्ड्स भी थे जो कि उस पर कार्व्ड किए गए थे। टाउन गार्डियन ये टोकन था। दादाजी ने ये बुशी को दिया और स्लोली कहा, ले लो, इसे तुम ड्रैगन लॉकिंग अरे की शक्ति को कमांड कर सकती हो। बुशी ने टोकन लिया, अपनी उंगलियों से इंट्रिकेट पैटर्न्स ट्रेस किए। उनकी उंगलियों में एक कॉम्प्लेक्स इमोशन का फ्लिकर आया और उन्होंने दादाजी की तरफ सिर हिलाया, वो भी धन्यवाद कहकर। कि तभी उसी बीच अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। गेट पे जोर जोर से ठोकर हो रही थी, पहले से ज्यादा एग्रेसिव, और भीड़ का शोर सब कुछ दबा रहा था। चेंचुई, दरवाजा खोलो, चीफ की आवाज बाहर से बिजली की तरह गरजी। लैन मर गया है तुम्हारे उस शाम की वजह से, उसे हमें दे दो वरना हम तुम्हारा घर जला देंगे, तुम और तुम्हारा पोता अंदर ही जल जाओगे। तभी लोग चिल्लाए, जला दो, जानवर को मारो, लैन का बदला लो। हवा डर और गुस्से से भरी हुई थी, मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांप रहे थे और मैं डर के मारे दादाजी की शर्ट पकड़ के खड़ा था। दादाजी ने मुझे प्रोटेक्ट किया, उनका चेहरा बिल्कुल काम था। हाथ में उन्होंने पीचवुड स्वॉर्ड टाइट पकड़ा हुआ था। गुडन को पीछे के होल से ले जाओ, ये उन्होंने धीरे से कहा। ड्रैगन पूल की तरफ जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। याद रखना तुम्हारे पास 3 दिन है सील ठीक करने के लिए। मैंने जोर शोर से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गया। दादाजी ने मुझे कहा, सुन मेरी बात। दादाजी गुस्से में बोले, उनकी आंखें लाल हो गई थी और इस मोमेंट पर वो मुझे कहते हैं, तुम्हें जाना होगा, तुम हमारी लास्ट होप हो, अगर तुम मर गए गाँव खत्म हो जाएगा। उन्होंने मेरी आंसू साफ किए, आवाज नरम हो गई। गुडन, मैंने जिंदगी में बस इस गाँव की रक्षा की है, मैं तुम्हारे फादर को बचा नहीं पाया, तुम्हें नहीं खोना चाहता। ड्रैगन पूल जाओ, वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्राउन शुगर राइस केक बनाऊंगा। मैं रो रहा था। बुशी आगे आ गई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और दादाजी से कहा, प्रॉमिस करती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कुछ नहीं होगा, सील ठीक हो जाएगा। दादाजी हल्का सा स्माइल दिए, फिर तलवार लेकर गेट की तरफ चल दिए। गेट जोर जोर से हिल रहा था, लकड़ी टूटने लगी। बुशी मुझे खींच कर पीछे ले गई। दीवार के कोने में एक छोटा सा होल था। मैंने कहा, ये मैंने बचपन में हाइड एंड सीक के लिए बनाया था, कभी नहीं सोचा था कि ये जान बचाएगा। वो पहले निकली, फिर मुझे बाहर निकाला। मैंने एक लास्ट बार घर की तरफ देखा, गेट टूट गया। दादाजी की चीख और भीड़ की डरावनी आवाजें सुनाई दी। मेरा दिल टूट रहा था। चलो, टाइम नहीं है, बुशी ने कहा। हम खेतों के बीच भागते हुए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की तरफ जा रहे थे। सूरज ढल रहा था और पहाड़ एक डरावने जानवर जैसा लग रहा था जो हमें निगलने वाला हो। हम जंगल के अंदर भाग गए। बुशी वीक थी लेकिन रुक नहीं रही थी। उसने मेरा हाथ एक बार भी नहीं छोड़ा। पहाड़ी रास्ता बहुत स्टीप था, कांटों से भरा हुआ। मेरे कपड़े भी फट गए, हाथों पर खून वाले स्क्रैचेस थे, लेकिन मुझे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। सिर्फ दादाजी की लास्ट बातें और भीड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। 1 घंटे बाद पूरा अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा कि मुझे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। बस थोड़ी सी मूनलाइट आ रही थी और इंसेक्ट की आवाज चल रही थी। हवा पत्तों में से सीटी की तरह निकल रही थी और दूर से अजीब जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अचानक बुशी रुक गई और एक वैली की तरफ पॉइंट किया। ड्रैगन पूल वहाँ है। वैली बिल्कुल डार्क थी, जैसे कोई काला कुआं। पानी की हल्की आवाज आ रही थी और एक गंदी स्मेल जो स्टमक को बिल्कुल उल्टा कर दे। अचानक बुशी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने मुझे एक बड़े ट्री के पीछे खींच लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बिल्कुल चुप रहने का सिग्नल दिया। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। आगे रास्ते में टॉर्चेस जल रही थी। कुछ लोग आ रहे थे। उनके आगे विलेज चीफ था और पीछे 4 गुंडे। उनके हाथ में हथियार था। उनके चेहरे बिल्कुल खतरनाक थे। चीफ,
क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? ये वैली फॉरबिडन है। चीफ गुस्से में बोला, चुप, वो सांप लड़के को यही लेकर आई है, यही पकड़ेंगे दोनों को। जब वो सांप मरेगा और लॉर्ड ब्लैक जियाओ फ्री होगा, हमें इतनी दौलत मिलेगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं और बुशी एक दूसरे को शौक में देखने लगे। असली गद्दार और कोई नहीं बल्कि खुद चीफ था। पर अगर ब्लैक जियाओ हमें ही खा गया तो? ये चीफ का एक गुंडा बोला। चीफ ने उसे लात मार दी, वो भी गुस्से में, ये कहकर, बेवकूफ, मेरे एंसेस्टर्स उसकी सेवा करते थे। लॉर्ड ब्लैक जियाओ ने मुझे इमोर्टैलिटी का प्रॉमिस दिया है, मैं इस गांव का राजा बनूंगा। मेरे अंदर ठंड सी दौड़ गई। दादाजी बिल्कुल सही थे, चीफ डीमन स्लेव्स का डिसेंडेंट है। पर बुशी ने जो मेरे गार्डियन ब्लड बोला था, चीफ के पास कैसे आया? फिर चीफ बोला, उसकी आवाज में गंदी खुशी थी। 3 साल पहले मैंने चेन शुई के बेकार बेटे को पहाड़ों में फंसाया, उसका खून निकाला और नाइल्स बनाए। गार्डियन ब्लड ही उस शाम को चोट पहुंचा सकता है, इसी से ही मैंने उसका कोर तोड़ दिया। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मेरे फादर की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, चीफ ने उसे मारा था। गुस्सा मेरे अंदर उबलने लगा। मैं अपने हाथ इतने जोर से बांधे कि उनसे खून निकल आया। बुशी ने मेरा हाथ पकड़कर सिग्नल दिया, बेवकूफी मत करो। मैं चुप रहा, लेकिन अंदर से जल रहा था। चीफ, क्या हम उसे हरा सकते हैं? वो ड्रैगन बनने वाली स्पिरिट स्नेक है। चीफ हंसा और बोला, डर किस बात का? मैंने उसका कोर तोड़ दिया है, अब वो बेकार है। मेरे पास ब्लैक स्पिरिट ब्लेड है और नाइल्स है, एक और अटैक और वो खत्म। फिर सब लोग टॉर्चेस लेकर वैली के अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग गायब हुए, बुशी ने मेरा मुंह छोड़ा। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, आंसू निकल आए। उसने मेरे फादर को मारा, मैं उसे मार दूंगा। बुशी बोली, मैं जानती हूँ तुम इसे हेट करते हो, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ड्रैगन पूल चाहिए। जब मैं पावर रिगेन कर लूंगी, मैं सब खत्म कर दूंगी। मैंने दांत बिंच कर हाँ में सर हिला दिया। मैं सिर्फ 13 साल का था, 5 लोगों से नहीं लड़ सकता था। हम धीरे धीरे वैली के अंदर गए। अंधेरा और भी ज्यादा हो गया, स्मेल अनबेरेबल थी। नीचे से पानी की आवाज और एक हैवी वाइब्रेशन आ रहा था। वो ब्लैक जियाओ था, उसे पता चल गया था कि हम आ गए हैं। आधे घंटे के बाद हम वैली के सेंटर पहुंच गए। वहाँ एक बड़ा सा ब्लैक पूल था, पानी बिल्कुल इंक जैसा काला था और यही था ड्रैगन पूल। नीचे गहराई से एक जोर का धड़ धड़ आवाज आ रहा था, वो भी बिल्कुल रिदम में। हर एक धमाका ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैंने इधर उधर देखा, चीफ या उसकी टॉर्च कहीं नजर नहीं आई। वो लोग छिप कर हमारा वेट कर रहे थे। बुशी ने भी सराउंडिंग चेक की, उसका चेहरा सीरियस और अलर्ट था। बुशी ने मुझसे कहा, पास ही रहना, जियाओ की इविल एनर्जी हर जगह है और अरे का ब्लैक लैश जान ले सकता है। यहाँ एक गलती तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। मैं तुरंत उसके बिल्कुल पास चिपक गया। वो मुझे पूल के पास ले गई और गार्डियन टोकन निकाला। जैसे ही उसने टोकन उठाया, मून लाइट उस पर पड़ी और वो गोल्डन लाइट में चमकने लगा। आस पास की अरे की लाइन एक एक करके ग्लो होने लगी, जैसे पूल के अराउंड लाइट का पाथ बन रहा हो। काला पानी भी हल्का सा व्हाइट चमकने लगा। अचानक पानी फट गया, एक काला पानी का तीर सीधा बुशी की तरफ आया। ने चिल्लाकर उसे धक्का दिया, साइड हो जाओ। वो अटैक उसके पास से निकलकर पीछे रोक में जा लगा। जोर का ब्लास्ट हुआ, पत्थर टूट गया और डिब्रीज हर जगह उड़ने लगा। बुशी ने खुद को संभाला, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। पानी से धीरे धीरे एक आदमी बाहर आया, में डार्क ब्लेड और चेहरे पर डरावनी स्माइल। वो चीफ था। उसके 4 गुंडे भी पीछे से निकलकर आए और हमें घेर लिया। चीफ ने कहा, बुशी फिर मिल गए, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। बुशी मेरे आगे खड़ी हो गई, मुझे प्रोटेक्ट करते हुए। उसकी आंखों में डेडली कोल्ड एंगर था। 3 साल पहले चुनमू को तुमने मारा और मेरी असेंशन भी तुमने ही डिस्ट्रॉय की। चीफ जोर से हंसा और बोला, बिल्कुल सही, वो बुड्ढा चेन शुई पूरी जिंदगी इस बेकार गांव को बचाता रहा और मुझे नीचा दिखाता रहा। अब मैं उसका अरे तोड़ दूंगा, लॉर्ड जियाओ को फ्री कर लूंगा। पहले उसके बेटे को मारा और अब उसके पोते को भी मारूंगा। मैं उसकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर दूंगा, वो दर्द में मरेंगे। मैं चीखा, तू जानवर है, पूरे गुस्से से कांप रहा था। मेरे फादर ने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा उन्हें? उसकी आंखें पुरानी नफरत से भरी हुई थी। अगर तुम्हारी फैमिली नहीं होती, मेरी फैमिली कभी इस हॉल में सील नहीं होती। मैं लॉर्ड जियाओ के साथ लग्जरी लाइफ जी रहा होता। तुम्हारी फैमिली में मेरे कई दुश्मन हैं। उसने अपनी डार्क ब्लेड उठाई और चिल्लाया, अपने गुंडों को ऑर्डर देते हुए, मार दो उन्हें। उस लड़के को बिल्कुल मछली की तरह टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि उसे हम बाद में खा पाए। फिर लड़की को पकड़ लेना, मैं खुद सोल सप्रेसिंग नेल उसके हार्ट में घुसाऊंगा। 4 गुंडे हाथ में टूल्स लेके हमारी तरफ दौड़ते हैं, जिन्हें देखकर बुशी ने मुझे पीछे धक्का दे दिया। अचानक एक थिक व्हाइट मिस्ट छाई। बुशी ट्रांसफॉर्म हो गई एक मैसिव व्हाइट स्नेक में। उसके स्केल्स मूनलाइट में कोल्ड स्टील जैसे चमक रहे थे और एम्बर आंखें गुस्से से
से जल रही थी। एक जोर का क्रैक, उसने टेल ग्राउंड पर मारा, पत्थर उड़ गए, गुंडे डर के भागे, लेकिन एक स्लो था, टेल ने उसे पकड़ लिया और क्लिफ पर मार दिया। बचे हुए 3 गुंडे पेल हो गए और भाग रहे थे। तब चीफ ने मूव किया, वो वाटर से उठा, डार्क ब्लेड सीधा स्नेक के वाइटल 7 इन मार्क पर। ब्लेड से ब्लडी और कर्स्ड एनर्जी निकल रही थी। बुशी ने अपनी बॉडी ट्विस्ट की, स्ट्राइक उसके साइड पर लग गई। इंपैक्ट हैमर की तरह था, स्पार्क्स उड़ गए। उसने पेन में हिस किया और उसका मैसिव फॉर्म स्वे हुआ। एक डीप जग्ड गैश उसके स्नो व्हाइट स्केल पर हुआ। ब्लैक ऑयली एनर्जी वुंड में घुसने लगी। योर कोर इज शैटर्ड। बुशी, तुम्हारे पास 10% भी पावर नहीं बचा। ईव हंसा और फिर उसने पिच ब्लैक सोल सप्रेसिंग नेल निकाला। मैं आज तुम्हारी सोल को खत्म कर दूंगा। वो नेल हेड की तरफ लंज्ड हुआ। मैंने सोचा नहीं, रिएक्ट किया। एक बड़ा रॉक उठाया और चीफ के हेड पर मारा। रॉक टूट गया। चीफ स्टम्बल हुआ। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट से भरी थी, जैसे कॉर्नर्ड बीस्ट। चीफ ने मुझे गुस्से से कहा, तू छोटे कमीने, आज तो तेरा अंत है। तेरे छोटे तलवार के साथ मैं भी 2 हिस्सों में काट दूंगा। उसने डार्क ब्लेड मेरी तरफ स्विंग किया, इतना फास्ट कि मैं ब्लिंक भी नहीं कर सका। मैंने आंखें बंद की पर स्ट्राइक नहीं लगी। बुशी ने अपने आप को मेरे सामने फेंक दिया। डार्क ब्लेड उसके साइड में घुस गई। ब्लैक ब्लड गिरते ही धुआं निकाल रहा था। मैं चिल्लाया, बुशी। मेरे आंसू निकल रहे थे और उसने मुझे डेस्परेट आवाज में कहा कि जा, पूल तक जाओ, अपना ब्लड यूज करो अरे को एक्टिवेट करने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने ये रोते हुए कहा। बुशी ने हिस किया और कहा, सुन, अगर तुम मरे सब खत्म। चीफ ने फिर ब्लेड फ्री किया और नेल उठाकर स्नेक के स्कल की तरफ एम किया। मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मैंने अपनी फिंगर माउथ में डाला और जोर से बाइट किया। ब्लड आ गया। याद आया, मेरा ब्लड गार्डियन का प्योर यंग ब्लड था। वो इवल प्यूरिफाई कर सकता था और अरे को फ्यूल कर सकता था। मैंने ब्लीडिंग फिंगर ग्राउंड की कार्विंग पर रखा। जैसे ही ब्लड स्टोन पर पड़ा, ड्रैगन पूल एक ब्लेजिंग गोल्डन लाइट से एक्सप्लोड हो गया। गोल्डन बीम्स अरे से शूट हुई। चीफ उसमें फंस गया। वो चिल्लाया। डार्क एनर्जी व्हाइट स्मोक में एवेपोरेट हो गई। ब्लेड और नेल ग्राउंड पर गिर गए। चीफ ने कहा, इम्पॉसिबल, तू एक बच्चा है, कैसे एक्टिवेट किया? चीफ चिल्ला रहा था। गोल्डन लाइट ने उसके बोन्स क्रश कर दिए। ड्रैगन पूल का पानी ह्यूज वेव्स में एक्सप्लोड हो गया। उसी एक ब्राइट व्हाइट लाइट में पूल के सेंटर में फ्लोट कर रही थी। इसका स्नेक फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा था। कोरल जैसे उसके सींग उसके हेड पर आए, शार्प क्लोज बॉडी पर, स्केल्स बिल्कुल शिमरिंग गोल्ड की तरह। फॉर्म और भी बड़ा हुआ। डार्क क्लाउड आए, थंडर एंड लाइटनिंग के साथ। पर्पल लाइटनिंग पूल पर स्ट्राइक कर रही थी। वैली शेक हो रहा था। हेवनली ट्रिबुलेशन शुरू हो गया। बुशी ड्रैगन में असेंड कर रही थी। उसका मैजेस्टिक दहाड़ वैली में गूंज रहा था और इवल एनर्जी डिसॉल्व हो गई। चीफ गोल्डन वेब में फंस गया। चेहरा गोस्टली व्हाइट हो गया। इम्पॉसिबल, कैसे असेंड हुआ? लॉर्ड याओ सेव मी, उसने डेस्परेट चिल्लाया। एक अर्थ शैटरिंग दहाड़ पूल के नीचे से निकला, पूरा एंशिएंट प्राइमल रेज से भरा। पानी पिच ब्लैक हो गया। डार्क एनर्जी का मैसिव वंडर आया। नीचे से एक जबरदस्त ब्लास्ट आया। डार्क एनर्जी सीधा ऊपर निकली और बुशी से टकरा गई। ब्लैक जाओ फ्री हो रहा था। बुशी हवा में घूमी और गुस्से से दहाड़ी। उसने सिल्वर व्हाइट ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी, जो ब्लैक एनर्जी से टकरा कर बड़ा एक्सप्लोजन बना। पूरी वैली हिलने लगी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। फॉग वेव ने मुझे पीछे उड़ा दिया। मैं जोर से ग्राउंड पर गिरा। मेरी आंखें ब्लर हो गई। मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। जब होश आया, मैंने देखा एक सिल्वर ड्रैगन और ब्लैक जाओ ब्रूटल फाइट में थे। बुशी 1000 साल पुराने मॉन्स्टर से लड़ रही थी। ब्लैक जाओ उससे भी बड़ा था। उसके ब्लैक स्केल्स और ब्लडी मिस्ट निकल रही थी। उसकी आंखें सिर्फ मरने की नीयत से जल रही थी। के बड़े क्लॉज बार बार बुशी को अटैक कर रहे थे। बुशी अभी नई नई असेंड हुई थी और इंजर्ड भी थी। वो मैच नहीं कर पा रही थी। कुछ अटैक्स के बाद जाओ ने जोर से अटैक किया। बुशी को पूल के पास पटक दिया। चीखा और उसकी तरफ भागने लगा। बुशी, लेकिन मैं डर से हिल भी नहीं पा रहा था। ब्लैक जाओ का बड़ा हेड पानी से उठा। उसकी रेड आईज सीधा मुझ पर। वो अपने मुंह से डार्क एनर्जी अटैक करने वाला था। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। तभी एक गोल्डन लाइट आई और मुझे शील्ड कर लिया। वो एक मिरर था। मैंने पीछे देखा, दादाजी वहाँ खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, वो भी पूरे खून से भरे हुए। फेस पर भी बड़ा घाव था, लेकिन उनकी आंखें स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने कहा, डर मत गुडेन, मैं यहाँ हूँ। दादाजी गरजे। उन्होंने येलो तालिस्मान हवा में फेंके। वो गोल्डन तालिस्मान फ्लेम्स बनकर जाओ की तरफ गए, लेकिन जाओ की ओरा उन्हें तुरंत बुझा दिया। बीस ने अपना गुस्सा दादाजी पर शिफ्ट कर लिया। उसकी टेल पहाड़ की तरह दादाजी पर आई। ग्रैंपा, संभल के, मैं चीखा। दादाजी बच नहीं पाए। तभी बुशी ने जंप किया और जाओ की टेल को काट लिया। उसने उसे जोर से क्लिफ पर पटक दिया। चेंचुई, गुडेन को ले जाओ, मैं इसे रोकूंगी, बुशी चिल्लाई। मगर दादाजी बोले, नहीं, तुम अभी वीक हो,
मैं इस अरे की स्पिरिट हूँ, अगर इसे तोड़ना है तो पहले मुझे मारना होगा। बुशी फिर से जाओ पर चार्ज कर गई। दोनों फिर से आसमान में लड़ने लगे। दादाजी ने मुझे देखा, उसकी आंखों में फाइनल डिसीजन था। सुनो गुडेन, वो मेरे पास झुक गए और मेरे शोल्डर पकड़े। ड्रैगन अरे सिर्फ गार्डियन के ब्लड सेक्रीफाइस से फुल एक्टिवेट होता है। मेरे दादा ने ये किया था, अब मेरी बारी है। मुझे समझ आ गया। मैं रो कर उन्हें पकड़ने लगा। नहीं दादाजी, उन्होंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। लड़के और आंसू पोंछते हुए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम गार्डियन हो, ये दादाजी ने मुझसे कहा। अच्छे से जीना, गांव को बचाना। उन्होंने मुझे पीछे धक्का दिया, स्वॉर्ड उठाया, अपनी हथेली काट दी, खून बहने लगा। उन्होंने अपना खून क्रेविंग पर लगाया और चैंट करना शुरू किया। पूरा अरे गोल्डन लाइट से पट गया, पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल। जमीन से गोल्डन बीम्स निकली और आसमान में एक बड़ा गोल्डन स्वॉर्ड बना। वो सीधा जाओ पर गिरा। जाओ चीखा, उसका ब्लड उड़ गया। गोल्डन लाइट ने इविल एनर्जी को साफ कर दिया। बीस्ट वीक होकर वापस ड्रैगन पूल में गिर गया। उसी ने चांस लिया, पूल के ऊपर आई और अपनी ड्रैगन ब्रेथ से पूरा अरे एक्टिवेट कर दिया। गोल्डन लाइट ने पूल को एक टॉम्ब की तरह सील कर दिया। जाओ की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। फिर सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया। सील दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। ऊपर डार्क क्लाउड्स जो थे वो हटने लगे। मून निकल आया। वैली अब क्लीन थी, सिर्फ खून की हल्की स्मेल रह गई थी। उसी आसमान से धीरे धीरे नीचे आई और ह्यूमंस फॉर्म में आ गई। वो वीक थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक डिवाइन पावर थी। मुझे विक्ट्री से कोई मतलब नहीं था। मैं सीधा दादाजी की तरफ दौड़ा। वो जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल सफेद। उन्होंने सब कुछ दे दिया था। उनका खून खत्म हो चुका था, सांस बस हल्की सी चल रही थी। मैंने उनके पास बैठकर रो रहा था और बोला, ग्रैंडपा उठ जाओ। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, वीक सी स्माइल दी। वो मेरा चेहरा टच करना चाहते थे, लेकिन हाथ बीच में ही गिर गया। गुडेन, मैंने तुम्हें फेल किया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। अच्छे से जीना, गांव को प्रोटेक्ट करना। नहीं, आप जिंदा रहो। आपने मेरे लिए राइस केक्स बनाने हैं। मैं उन्हें हिला रहा था, लेकिन उनकी आंखें बंद हो गई। उनकी सांस रुक गई। मैं मिट्टी में बैठा रहा, उनकी बॉडी पकड़ के रोता रहा। मेरी पूरी दुनिया टूट गई थी। बुशी मेरे पास आई, बस चुपचाप शोल्डर पर हाथ रखा। मैं पूरी रात वहाँ बैठा रहा, सुबह तक। सुबह हम दादाजी की बॉडी को गांव ले गए। गांव बिल्कुल चुप था, सब लोग शर्मिंदा थे। सबको सच पता चल गया था। चीफ की गद्दारी और दादाजी की सेक्रीफाइस। हमने उन्हें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के पास दफनाया। चीफ पागल हो गया था, बस ट्री के नीचे बैठकर लॉर्ड जाओ की बातें कर रहा था। लोगों ने उसे बंद कर दिया, फिर इग्नोर करने लगे। गांव में शांति वापस आई, लेकिन घर खाली लगता था दादाजी के बिना। मैं नया गार्डियन बन गया। लोग रिस्पेक्ट करते थे, पर मुझे कोई खुशी नहीं थी। रोज मैं उनकी ग्रेव पर जाता, स्पिरिट मनी जलाता और प्रोमिस याद करता। बुशी मेरे साथ रहती थी और घर का ख्याल रखती थी। लोग अब उसे मॉन्स्टर नहीं कहते थे, मिस बाई बोलते थे। लाइफ नॉर्मल लगने लगी, लेकिन मुझे अंदर से कुछ गलत लग रहा था। उसी रात जब जाओ सील हुआ था, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक डार्क हंसी। मेरे पेट पर जो स्नेक मार्क था वो पहले सिल्वर था, अब धीरे धीरे ब्लैक हो रहा था। हर रात दर्द होता था, जैसे कुछ बाहर निकलना चाहता हो। बुशी कहती थी ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे लग रहा था वो कुछ छुपा रही है। एक रात में उठा, वो बेड पर नहीं थी। मैं बाहर देखा, वो कंट्री यार्ड में खड़ी थी, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की तरफ देख रही थी। उसके हाथ में गार्डियन टोकन था। वो धीरे धीरे चैंट कर रही थी। मूनलाइट में उसके पीछे एक बंदा का शैडो देखा, हॉर्न्स के साथ, ब्लैक जाओ का। अचानक वही डार्क आवाज मेरे कान में आई, थैंक्स छोटे, स्टील स्ट्रॉन्ग करने में मदद के लिए। अब मैं स्पिरिट वेन्स की पावर यूज करके अपनी चेन्स तोड़ रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन कंट्री यार्ड बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। किसी ने आवाज सुनी, मेरी तरफ मुड़ गई। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। गुडेन, क्यों जाग रहे हो? अंदर जाओ, ठंड है। वो बिल्कुल इनोसेंट लग रही थी, लेकिन मुझे देखकर मेरा खून ठंडा हो गया। मुझे दादाजी की लास्ट बात याद आई, मैंने तुम्हें फेल किया, पर क्यों? अगर बुशी सच में स्पिरिट वेन थी, तो नेल उसे अंदर आसानी से कैसे हर्ट कर गया? और वो चीफ को पहले ही क्यों नहीं मार सकती थी? ड्रैगन दहाड़ में मुझे एक अजीब सी हंसी महसूस हुई। सब कुछ सस्पिशियस लगने लगा। मुझे रियलाइज हुआ ये सब शायद एक ट्रैप था शुरू से। जब मैं रात को बाहर गया था और उसने मुझे बाइट किया था, तभी से मैं इस गेम में फंस गया था। पर असली मास्टरमाइंड कौन है? चीफ, ब्लैक जाओ या बुशी? मैं विंडो के पास खड़ा था, ठंड में कांप रहा था और मुझे समझ में आ गया असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। स्टोरी बहुत धमाकेदार थी। होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, दबा के लाइक करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। वी आर 80K सब्सक्राइबर्स भाई, 20,000 कम और 1 लाख जल्दी से करवा दो भाई। और या मैं
मैं कोई एआई नहीं हूँ, वरना गांड पे एक ऐसा रपटा मारूंगा ना, तुम लोग बड़े हरामी हो भाई कसम से। मैंने पॉइंट आउट किया मैं एआई नहीं हूँ, और फिर उसी वीडियो के कमेंट में स्टैम्प करके मुझे तंग कर रहे थे। भाई तुम लोगों को मेरी बद्दुआ अगर लगी ना, तो इसी मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह आपका तलवार छोटा हो जाएगा भाई।